नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस खास समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुमर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। भाजपा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 189 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। अन्य पिछड़ा वर्ग के 32, अनुसूचित जाति के 30, अनुसूचित जनजाति के 16 और 8 महिलाओं के नाम शामिल 52 नए चेहरों पर पार्टी ने लगाया दांव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आज संयुक्त रूप से वॉशिंगटन में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स बैठक की करेंगे अध्यक्षता। G20 सदस्य देश, 13 आमंत्रित देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में होंगे शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अपनी युगांडा यात्रा समाप्त कर मोजाम्बिक के दौरे पर होंगे रवाना। विदेश मंत्री युगांडा में सौर ऊर्जा चालित जलापूर्ति परियोजना के शिलान्यास समारोह में हुए शामिल। भारतीय व्यापारिक समुदाय से भी की मुलाकात। दिल्ली की एक अदालत आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर करेगी सुनवाई। अभी ईडी की कस्टडी में है सिसोदिया। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें होंगी आमने सामने। वहीं कल खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने हासिल की सीजन की पहली जीत। रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को दी 6 विकेट से शिकस्त। और आइए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा आगामी 13 अप्रैल से शुरू होगी और जयपुर, अलवर, गुरुग्राम में स्टॉप के साथ अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इसी रूट की मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर के लिए 6 घंटे 15 मिनट में ये सफर पूरा करती है। इस तरह नई वंदे भारत एक्सप्रेस उसी रूट पर चलने वाली मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में 60 मिनट तेज होगी। वहीं अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी। ये ट्रेन पुष्कर, अजमेर शरीफ दरगाह सहित राजस्थान के प्रमुख जो पर्यटन स्थल हैं उनकी कनेक्टिविटी में भी सुधार लाएगी। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राजधानी नई दिल्ली में 2 दिन तक चले मंथन के बाद कर्नाटक चुनाव के लिए भाजपा ने कल शाम अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में पार्टी ने 32 ओबीसी, 30 अनुसूचित जाति, 16 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। इस लिस्ट में 52 नए उम्मीदवारों पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला। सूची में 8 महिलाओं को भी जगह दी गई है। सूची में 5 उम्मीदवार पेशे से वकील, 9 डॉक्टर भी शामिल हैं। इसके अलावा सेवानिवृत्त एक आईएएस, एक आईपीएस और 3 अधिकारियों को टिकट दिया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शिग्गांव से चुनाव लड़ेंगे। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र शिकारीपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। शिकारीपुरा येदियुरप्पा की पारंपरिक सीट है। इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। 224 सदस्य कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान होना है
और 13 मई को मतों की गिनती की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर उभरती हुई सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं, उनके संदर्भ में नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, सरकारी अधिकारियों को रक्षा और वित्त के साथ साथ अर्थशास्त्र पर अपने विचार और अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और केनिया के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न प्रतिभागियों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना, साथ ही अधिकतम वित्तीय संसाधनों और रक्षा बजट के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ देश की रक्षा तैयारी में योगदान देना है। इसका उद्देश्य रक्षा वित्त एवं अर्थशास्त्र से संबंधित वैश्विक चर्चाओं में भाग लेना और इस विषय पर एक स्थायी रूपरेखा को प्रस्तावित करना है। सम्मेलन का लक्ष्य विभिन्न देशों के उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों, अनुभवों और विशेषज्ञता का प्रसार करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारतीय संदर्भ में प्रक्रियाओं को समन्वित करना है। सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें संसाधनों के कुशल और प्रभावी आवंटन और उपयोग और किफायती लागत के लिए लॉजिस्टिक्स के प्रबंधन सहित रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र की वर्तमान चुनौतियों और अवसर से जुड़े मुद्दे शामिल होंगे। प्रतिभागी दुनिया भर में रक्षा अधिग्रहण से संबंधित वित्त और अर्थशास्त्र के विभिन्न मॉडल्स और कार्य प्रणालियों के साथ साथ रक्षा अनुसंधान और विकास में नवीनतम विकास और नवाचारों पर भी विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास वॉशिंगटन में दूसरी 2 दिवसीय G20 FMCBG बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। G20 सदस्य देशों, 13 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों के लगभग 350 प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगे। साथ ही वैश्विक मुद्दों के व्यापक आयाम के परिप्रेक्ष्य में बहुपक्षीय चर्चाओं में भाग लिया जाएगा। दूसरी G20 FMCBG बैठक में 3 सत्र होने हैं, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, सतत वित्त, वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय समावेशन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कराधान शामिल है। इन सत्रों का विशेष फोकस खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा का समाधान करना, वैश्विक ऋण कमजोरियों को प्रबंधित करना, साथ ही बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करना और वित्तीय समावेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय कर और वित्तीय प्रगति में तेजी लाना है। इन विषयों पर सभी प्रतिनिधि विचार विमर्श करेंगे। बैठक में भारत की G20 वित्त ट्रैक कार्य योजना के तहत परिकल्पित परिणामों पर हुई प्रगति का भी जायजा लिया जाएगा। युगांडा दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर आज जुन्जा में राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय के एक परिसर का उद्घाटन करेंगे। भारत के बाहर NFSU का पहला परिसर स्थापित करने के लिए भारत सरकार और युगांडा सरकार के बीच एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले जयशंकर ने युगांडा में सौर ऊर्जा से चलने वाले जल आपूर्ति परियोजना के शिलान्यास समारोह में भाग लिया। उन्होंने ट्वीट में कहा, ये परियोजना 20 ग्रामीण जिलों में रह रहे युगांडा के 5 लाख लोगों को सुरक्षित जल आपूर्ति करेगी। विदेश मंत्री ने युगांडा में भारतीय व्यापारिक समुदाय से भी मुलाकात की। जयशंकर ने भारत युगांडा द्विपक्षीय संबंधों में उनके योगदान की प्रशंसा की, साथ ही भारतीय व्यापारिक समुदाय को व्यापार संबंधों के पुल का निर्माण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, जो दोनों देशों में वृद्धि और विकास को दर्शाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा के विदेश मंत्री जनरल जे ओडोंगो के साथ व्यापक चर्चा की। बैठक के बाद विदेश मंत्री ने ट्वीट में कहा, युगांडा के साथ भारत के घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंधों की समीक्षा हुई है। उन्होंने कहा, युगांडा के साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और हवाई संपर्क की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
बैठक के दौरान जयशंकर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंपाला सिद्धांतों को डिजिटल, हरित और स्वास्थ्य परियोजनाओं पर केंद्रित करते हुए अधिक क्रियान्वित किया जाएगा। दिल्ली की एक अदालत आबकारी नीति मामले में आप नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। सिसोदिया अभी ईडी की कस्टडी में है। इसके पहले ईडी ने 20 मार्च को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने सिसोदिया की कस्टडी को 3 अप्रैल तक बढ़ा दिया था। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से रेडियो कार्यक्रम मन की बात प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आग्रह किया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, प्रश्नोत्तरी में कुछ दिन बाकी हैं। यदि आपने अब तक इसमें भाग नहीं लिया तो अब जरूर हिस्सा लें। कार्यक्रम की पिछली 99 कड़ियों को फिर से सुने, जिसमें प्रेरक सामूहिक प्रयासों को रेखांकित किया गया है। भारतीय रेलवे गर्मियों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 217 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। देश भर के प्रमुख स्थलों को रेल मार्गों से जोड़ने के लिए विशेष ट्रेनों को चलाए जाने की योजना बनाई गई है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान ये विशेष रेलगाड़ियां कुल 4010 फेरे लगाएंगी, देश भर के प्रमुख गंतव्यों से होकर गुजरेंगी। दक्षिण पश्चिम रेलवे सबसे अधिक 69 रेलगाड़ियां चलाएगा। सीटों का एक अधिकार लेने में ओवर चार्जिंग और दलाली जैसी गतिविधियों जैसे जो कदाचार है उन पर नजर रखी जा रही है और कठोरतापूर्वक निगरानी भी की जा रही है। कनाडा ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। कनाडा 14 रूसी व्यक्तियों और 34 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाएगा, जिसमें वैगनर ग्रुप के जो से जुड़े संगठन हैं उसमें वो भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने टोरंटो में यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शिमहल से मुलाकात के बाद कीव के लिए सैन्य समर्थन देने का आश्वासन दिया। ट्रूडो ने कहा, कनाडा यूक्रेन को 21,000 असॉल्ट राइफल्स, 38 मशीन गन और 2.4 मिलियन राउंड गोला बारूद की सैन्य सहायता मुहैया कराएगा। और बात आईपीएल की, जहां चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम अब आमने सामने होंगी। ये मुकाबला चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीजन में दोनों टीमें फॉर्म में चल रही हैं। चेन्नई ने अपने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को तो राजस्थान ने अपने पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराया। जीत के बाद दोनों टीमों का मनोबल 7वें आसमान पर। ऐसे में आज दोनों टीमें के जो उनके बीच है एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मकसद